हेलो स्टूडेंट, विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए हम आज जो टेस्ट पेपर लाए हैं उसमें इतिहास, भूगोल, पॉलिटिकल और इकोनॉमी के महत्वपूर्ण जो जीएस से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके विषय में लाए हैं। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो, आप वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान में गठित अंतरिम भारत सरकार में प्रधानमंत्री कौन थे? अफगानिस्तान में आपके अंतरिम सरकार यानी कि भारत की एक तरीके से आज़ादी की घोषणा करके अपनी सरकार बना दी काम चलाने के लिए कि बाद में भारत आज़ाद होगा तो हम चलाएंगे। ये बनाई थी महेंद्र प्रताप ने, अंतरिम सरकार राजा महेंद्र प्रताप ने बनाई थी। परंतु इसमें जो प्रधानमंत्री का पद था वो था बरकतुल्ला के पास। किसके पास था? बरकतुल्ला। मतलब ये अगर आप देखो तो भारतीय जो आपके स्वतंत्रता संग्राम है उसमें जो पहला चरण हुआ था क्रांतिकारी आतंकवाद का, यानी कि 1897 से 1915 तक का, उसके दौरान बहुत महत्वपूर्ण जो घटनाएं घटित हुई थी भारत से बाहर विदेशों में, उसमें एक अफगानिस्तान में आपके अंतरिम सरकार थी, एक इंग्लैंड में आपका जो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने आपका इंडियन होम रूल आपका सोसाइटी बनाई थी, उसके अलावा आपके सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी बनाई थी। इन्होंने विदेशों में भारतीय स्वतंत्रता के लिए सहयोग जुटाने और वहां से क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम देने के लिए इन संस्थाओं का गठन किया था। तो उसमें से एक अफगानिस्तान में गठित अंतरिम सरकार भी थी जिसे राजा महेंद्र प्रताप ने गठित किया था, लेकिन प्रधानमंत्री बने थे बरकतुल्ला। 1921-22 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला एक्चुअल में केरला के जो मालाबार तट है उसमें रहने वाले आपके वह मुस्लिम कृषक थे जो आपके कभी आपके बाहर से आए थे और यहीं पर रह करके यहाँ के कृषक हो गए, जिन्हें आपका थंगल कहा जाता था। या इस क्षेत्र में ये जो मोपला लोग थे ये मलयालम भाषा बोलने वाले मुसलमान थे। तो इन लोगों के द्वारा अपनी कृषि की समस्याओं को लेकर के मालाबार यानी कि पश्चिमी जो आपका पट्टी है केरला का, इसे हम बोलते हैं पश्चिमी तट के इस हिस्से को मालाबार तट, इस क्षेत्र में इन लोगों ने आपका 1921-22 में बहुत बड़ा विद्रोह छेड़ दिया था जिसे हम मोपला विद्रोह बोलते हैं, मालाबार केरल में। अगला क्वेश्चन है, भारत विभाजन का माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई थी? माउंटबेटन योजना भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जिन्हें भारत विभाजन के लिए यानी कि भारत और पाकिस्तान का गठन करके जैसे तैसे इस समस्या का समाधान करके अंग्रेजों को निकालने के लिए भारत भेजा गया था भारत से। तो माउंटबेटन भारत आने वाले अंतिम ब्रिटिश गवर्नर थे और 3 जून 1947 को उन्होंने माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की जिसमें उन्होंने भारत और पाकिस्तान के विभाजन, उनकी सीमांकन, इन सारी बातों को इस पर रखा था। ठीक है, और अंतरिम सरकार किस तरीके से इनके जाने के बाद देश चलाएगा, संविधान सभा का विभाजन कैसे होगा, कई महत्वपूर्ण प्रश्न थे इसमें आपके। इसमें भारत विभाजन जो योजना थी जिसे हम माउंटबेटन योजना बोलते हैं, 3 जून 1947 को ये प्रस्तुत कर दी गई थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का संबंध किससे है? 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम है उसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। पहली बार इन्होंने प्रांतों में द्वैत शासन इसके द्वारा लागू किया था, यानी कि प्रांतों में भारतीय जो आपके चुने हुए प्रतिनिधि थे उनको भी कुछ अधिकार दिए थे और कहा था कि अगर इन अधिकारों का निर्वहन आपने सही तरीके से करा तो अगले 10 वर्ष बाद इसकी जांच के लिए हम एक आयोग भेजेंगे। अगर उस आयोग ने आपको आपके काम को बढ़िया ठहराया और आपको इस लायक समझा तो हम तुरंत ही आपको उत्तरदायी शासन यानी कि डोमिनियन स्टेटस प्रदान कर देंगे। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हुआ नहीं, भारतीयों ने अच्छा काम करा। लेकिन 1928 में आपका 29 में ये 10 वर्ष के बाद आयोग बनना था, इन्होंने 2 वर्ष पहले ही बना दिया जिसे हम साइमन कमीशन बोलते थे, क्योंकि साइमन कमीशन की नियत में ही खोट था। उन्होंने भारतीयों द्वारा किए गए कार्यों को सही नहीं ठहराना था, इसीलिए उसके साथ के साथ सदस्य अंग्रेज बनाए गए थे। तभी भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध भी किया था कि जिस हमारे किए गए काम को अप्रिसिएट किया जाना चाहिए, सराहनीय कार्य बताया जाना चाहिए और हमें डोमिनियन स्टेटस देना चाहिए, उस काम में लालछन लगाने के लिए उन्होंने एक आपका ऐसा पक्षपातपूर्ण आयोग बना दिया जिसमें एक भी भारतीय नहीं है। क्योंकि भारतीय होगा तो वो कहेगा कि हमने ये अच्छे काम करे हैं और हमें उत्तरदायी शासन दे दिया जाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण घटना थी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों में। दुर्बलता किसी भी रूप में हो वो एक अभिशाप होती है, ये कथन किसका है? ये कथन है स्वामी विवेकानंद का।
दुर्बलता किसी भी रूप में, शारीरिक, मानसिक, वैचारिक दुर्बलता किसी भी रूप में हो, वो अभिशाप होती है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद युवाओं से कहते थे कि चाहे आप क्या आपके कुछ काम करो या नहीं भी करते हो, तो आप फुटबॉल खेलो, आपको हमेशा क्या रहना चाहिए, किसी भी एंगल से स्फूर्त रहना चाहिए, ताकतवर रहना चाहिए। तो आपका युवाओं को प्रेरणा देने वाला ये आपका बहुत बड़ा वाक्य है, और ये युवाओं के प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं। इसीलिए इनके जन्म दिवस को हम युवा दिवस के रूप में मनाए जाते हैं 12 जनवरी को। मुगल काल में अंग्रेजों के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? मुगल काल में ब्रिटिशर्स के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु सूती वस्त्र थी, जिसे भारत में कपास खरीदते थे और उसे इंग्लैंड में ले जाकर के वहां पर औद्योगिक क्रांति हो गई थी सूती वस्त्र उद्योग में, उसके वस्त्र बना करके भारतीय बाजारों में ही बेचते थे। उनके मुनाफे का सबसे बड़ा आपका बिंदु सूती वस्त्र उद्योग ही था। अगला क्वेश्चन है, नील आंदोलन का समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे? नील आंदोलन बंगाल में आपके होने वाले सबसे आपके बड़े ब्रिटिश विरोधी आंदोलन में से एक माना जाता है नील आंदोलन को, जो आपके बंगाल के नादिया ग्राम में, नादिया जो क्षेत्र है उस आपके हिस्से में हुआ था, और इसको समर्थन दिया था हिंदू पैट्रियाट के जो आपके लेखक थे, संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी। दीनबंधु मिश्र इनके आपके जो नील आंदोलन है इसके नेतृत्वकर्ताओं में से एक थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में कब समाप्त हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, देखो ईस्ट इंडिया कंपनी पहले एक व्यापारिक कंपनी बनकर के आई। भारत में प्लासी के युद्ध के बाद इसी ईस्ट इंडिया कंपनी को जिन जिन क्षेत्रों को विजित कर लिया गया था, शासक भी वही थे, लेकिन धीरे धीरे इसने बहुत आपका क्या करा, भारत का शोषण करा और भारत का सारा धन इंग्लैंड पहुंचा दिया। तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो एक व्यापारिक कंपनी के साथ भारत में राजा या प्रशासक बन गई थी। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने ये बहाना ढूंढा कि भारत में जो भी हुआ है, जिसके कारण क्रांति हुई है, उसकी वजह ईस्ट इंडिया कंपनी है। इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी का आज से शासन समाप्त और ब्रिटिश क्राउन के अधीन शासन शुरू होगा, जिसे महारानी का घोषणा पत्र कहा गया। महारानी एलिजाबेथ का घोषणा पत्र था और लॉर्ड कैनिंग ने इसे इलाहाबाद में पढ़ करके भारतीयों को सूचित करा कि आज से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। अब ब्रिटेन सीधे ब्रिटिश संसद से महारानी के थ्रू ये शासन करेगी। इसीलिए भारत का गवर्नर अब गवर्नर नहीं कहलाएगा, वाइसरॉय कहलाएगा, और आपका जो गवर्नर होगा वो महारानी का प्रतिनिधि होगा, इसलिए गवर्नर की जगह वाइसरॉय कहलाएगा। इसीलिए लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वाइसरॉय बना। और जो आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो केवल एक व्यापारिक कंपनी बन करके रह गई 1858 के बाद। महारानी के घोषणा पत्र 1 नवंबर 1858 को इसे इलाहाबाद में पढ़ा था लॉर्ड कैनिंग ने, जिसे हम आपका बेटर गवर्नमेंट फॉर इंडिया के नाम से भी जानते हैं, महारानी का घोषणा पत्र। इसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में समाप्त हो गया, वो व्यापारिक कंपनी बन गई और शासन सीधे इंग्लैंड की संसद के हाथों में चला गया, क्योंकि इंग्लैंड की संसद का प्रधान यानी कि वहाँ का संवैधानिक प्रधान हमारे देश के राष्ट्रपति की तरह वहाँ आपका वहाँ का शासक होता है, तो उसी के नाम से ब्रिटिश क्राउन के नाम से यह शासन संचालित हुआ भारत का फिर 1947 तक। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति किस युद्ध के साथ हुई? क्योंकि आंग्ल मराठा युद्ध जैसे ही आपके बाजीराव द्वितीय के बाद जो मराठे थे वो एक शक्ति के रूप में उनका पतन होना शुरू हो गया था। उनकी मृत्यु के बाद प्लासी के युद्ध, जो आपका तृतीय पानीपत का युद्ध हुआ था, उसमें पूरी तरीके से मराठे तहस नहस हो गए थे। उसके बाद पूरे मराठा साम्राज्य में आपके अंग्रेजों की नियत थी, इसीलिए मराठे जो सरदार थे उन्हें वो आपस में लड़ा रहे थे। इसी के कारण आपके आंग्ल मराठा युद्ध शुरू होता है और पहला आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो सालबाई की संधि के साथ समाप्त भी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने रुपया और दाम के बीच आना, रुपया और दाम दो आपके सिक्के थे। रुपया तो आपका क्या किसका होता था? चांदी का होता था, और दाम होता था तांबे का। इनके बीच में एक और आपका सिक्का चलाया गया जिसे आना कहा जाता है। आना चलाया था शाहजहां ने, आना शुरू किया था शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन है, ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। ग्लोब पर जो दो स्थान है उनके बीच की न्यूनतम दूरी पूछ रहा है, वो आपके जो सबसे आपके न्यूनतम दूरी होती है वो प्रधान देशांतर रेखा यानी कि 0 डिग्री है। इससे आपके न्यूनतम दूरी मापी जाती है, यानी कि प्रधान देशांतर रेखा में, क्योंकि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ेंगे प्रधान देशांतर रेखा के इस कोने से तो उसके बीच की दूरी ज्यादा होती जाएगी, क्योंकि देशांतर रेखाएं भूमध्य रेखा के निकट सबसे दूर होती हैं। कोई भी हो ऐसे करके यहाँ पर प्रधान देशांतर रेखा के जो आपका ऊपरी सिरा है इसमें सबसे नजदीक आती है। वह तारा
जो नीला दिखाई देता है सूर्य के बराबर गर्म होता है, सूर्य से कम गर्म होता है, अत्यधिक ठंडा होता है या सूर्य से अधिक गर्म होता है। जो भी तारा आपको आसमान में नीले कलर का दिखाई दे गहरे, वो सूर्य का सबसे अधिक, सूर्य से अधिक गर्म या बहुत अधिक गर्म तारा होता है, क्योंकि तारे के रंग से ही उसकी आपके युवा अवस्था का, उसकी अवस्था का पता लगाया जा सकता है, क्योंकि जो जितना नीली लौ होगी वो उतनी ताकतवर होगी। गैस में भी आपने देखा होगा, जब गैस फुल होती है पूरी आपका सिलेंडर, तो जो लौ होती है वो बिल्कुल नीली होती है गाड़ी, और जैसे जैसे क्या होती है वो आपकी खत्म होने लग जाती है तो वो लाल पड़ती है, फिर पीली पड़ती है। ऐसे किसी भी तारे का जीवन काल होता है, वो आपका पहले नीले कलर का होता है, खूब ताकत होती है, फिर धीरे धीरे उसका क्षय होता है, वो आपका लाल दानव में बदल जाता है, फिर श्वेत दानव में बदल जाता है, और अंततः एक ब्लैक होल बन जाता है, जिसे कृष्ण विवर कहा जाता है। मतलब एक काला धब्बा बन जाता है, जिससे होकर के किसी भी तरह का कोई प्रकाश नहीं गुजर सकता है। उसी को कृष्ण विवर या फिर आपका ब्लैक होल कहा जाता है। तो सूर्य का या किसी भी तारे का नीला रंग उसकी चरम अवस्था का सूचक होता है, यानी कि सबसे ज्यादा ताकतवर। अति सघन कोहरे में दृश्यता कितनी होती है? जब बहुत सघन कोहरा होता है तो विजिबिलिटी केवल 300 मीटर के अंदर अंदर होती है, उससे कम होगी, ज्यादा नहीं होगी। अपर्दन का कौन सा माध्यम यारडांग निर्मित करता है? यारडांग आपके इस तरह की आपकी आकृतियां होती हैं रेगिस्तानी क्षेत्रों में, जहां मिट्टी कच्ची होती है, वहां पर क्षेत्र में आपके जो फ्लैट चट्टान है उसके नम चट्टानें कट जाती हैं, जिसके कारण ये यारडांग आकृति बनती है। तो ये वायु के कारण अपर्दन हुआ होता है, जिसके कारण ठोस चट्टानें खड़ी रह जाती हैं और आपका जो नर्म मिट्टी होती है वो उड़ जाती है। तो इस तरह की आकृतियां बन जाती हैं, इन्हें यारडांग कहा जाता है। विद्युत ऊर्जा के ये भूतापीय ऊर्जा का प्रयोग करने वाला पहला देश, मतलब जियोथर्मल, मतलब भूमि की जो आंतरिक गर्मी है उसको आपके भाप में कन्वर्ट करके टरबाइन चला करके ऊर्जा बनाने वाला पहला देश इटली है। भूतापीय ऊर्जा जियोथर्मल पावर प्लांट लगाने वाला पहला देश आपका इटली है। लाल मिट्टी का रंग लाल किस कारण होता है? किसी भी क्षेत्र में अगर मिट्टी में आयरन यानी कि लोहा ज्यादा पाया जाता है तो लोहे के आयरन ऑक्साइड्स के कारण उसका रंग लाल हो जाता है। जैसे आपके लोहे में जंग लगने पर उसका रंग लाल हो जाता है, क्योंकि वो आयरन ऑक्साइड्स होते हैं। तो इसी के कारण आपका उसका लाल रंग हो जाता है। तो मिट्टी में जब आपके लोहे के अंश मिले रहते हैं तो वो आपके जंग की तरह उसका क्षरण होता है, तो उसी के कारण वो लाल हो जाता है। किन दो नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में ज्वारीय वन पाए जाते हैं? ज्वारीय वन आपके गंगा और महानदी, जो आपके ज्वारीय वन यानी कि जिसे हम मैग्रोव वनस्पति कहते हैं या सुंदरवन बोलते हैं, वो आपके गंगा और महानदी के मुहानों पर सबसे ज्यादा है। रबर किस जलवायु का पौधा है? रबर आपका एक उष्ण कटिबंधीय विषुवत रेखीय जलवायु का पौधा है, यानी कि भूमध्य रेखा, यानी कि इसका मूल स्थान क्या है? अमेजोन बेसिन, यानी कि जो आपका ब्राजील का अमेजोन बेसिन है, ये इसका घर है रबर का पौधे का। पूरी दुनिया में रबर का पौधा यहीं से प्रसारित हुआ है। भारत में भी केरला आदि में रबर उगाया जाता है। दक्षिण एशिया में केवल थाईलैंड एक फिलीपींस एक ऐसा देश है जो आपका दक्षिण पूर्व एशिया में, जहां पर आपके ऐसी जलवायु है जहां पर नहीं होता रबर। बाकी थाईलैंड वगैरह तो बहुत बड़े आपके रबर उत्पादक देश हैं। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नॉनक्रेक, ये आपके अभयारण्य है, नॉनक्रेक या राष्ट्रीय पार्क हैं, ये मेघालय में है। बांदीपुरा महाराष्ट्र में नहीं है, ये आपका कर्नाटक में है। ये बाघ आरक्षित क्षेत्र है बांदीपुरा, तो यही इसका सही आंसर होगा। सिमलीपाल उड़ीसा में है और सरिसिका राजस्थान में, ये ठीक है। तो बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में अभ्रक खनन का एक क्षेत्र है। अभ्रक, अभ्रक मतलब जिसे हम माइका बोलते हैं, अभ्रक खनन का सबसे बड़ा क्षेत्र आपका भारत, दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र और आपका इसका सबसे बड़ा स्टॉक रखने वाला राष्ट्र भी है, भंडार वाला। तो इसमें कोडोरमा की जो खाने हैं, कोडोरमा की खाने कहाँ? आपके झारखंड में, झारखंड की कोडरमा खाने आपके अभ्रक उत्पादन के लिए जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था 1980 में। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इसका आपका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में आपके कई मल्टी एक्टिविटीज करा करके ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति की को मापा जाता है। भारत में मुद्रास्फीति की जो माप करने का आपका तरीका है, वर्तमान में तो आपके अलग अलग तरीकों से की जा रही है, लेकिन जो सबसे परंपरागत तरीका है भारत में वो है थोक मूल्य
सूचकांक द्वारा, थोक मूल्य सूचकांक। अभी तो आपका उपभोक्ता व्यय सूचकांक पर भी मापा जाने लगा है। निगम कर किसे कहा जाता है, कौन लगाता है निगम कर? देखो, कोई भी कंपनी होती है तो कंपनी एक तो एक्साइज ड्यूटी देती है कि वो जो भी उत्पादित कर रही है उसके उत्पादन पर उस पर टैक्स लगेगा। एक होता है जैसे कोई कंपनी है, उस कंपनी ने साल का 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया, और कुछ नहीं, प्रॉफिट क्या होना चाहिए, उसका लाभ, जो भी लाभ है, मान लो 1 लाख लाभ है किसी कंपनी का, तो उसको 30% सीधे आपके केंद्र सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, जिसे हम निगम कर बोलते हैं। किसी भी कंपनी के लाभ पर लगता है ये, और कंपनी लाभ में नहीं है तो टैक्स नहीं लगेगा। तो निगम कर विदेशी कंपनियों के लिए 35% है, भारतीय आपकी कंपनियों के लिए 30% है। कोई भी कंपनी लगेगी तो उसकी शुद्ध लाभ पर आपका ये कर देना होता है। कौन सा बैंक किसानों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान करता है? इनमें आपके नाबार्ड है, अल्पकालिक है, भूमि विकास बैंक दीर्घकालीन। ये 20 से 25 साल के लिए आपका किसी को भूमि खरीदने, उसका रखरखाव करने, उसके आपके डेवलपमेंट के लिए जो आपका किसानों को ऋण दिया जाता है, उसे वो भूमि विकास बैंक द्वारा दिया जाता है, जिसमें 15 साल 20 साल से अधिक अवधि के ऋण होते हैं। तो ये आपके सस्ता है। अशोका लेलैंड नामक कंपनी का स्वामित्व किसके पास है? भारत में आपके जो कॉमर्शियल वाहन है उनको बनाने वाली एक प्रमुख कंपनी है अशोका लेलैंड। अशोका लेलैंड आपके भारत की जानी मानी कंपनी है, जिसकी आपके कमान है हिंदुजा ग्रुप के पास। हिंदुजा ग्रुप, क्योंकि अशोका लेलैंड आपको पता है उत्तराखंड में भी, सिटकुल में, दोनों जगह पर है, हरिद्वार सिटकुल में भी और आपके जो पंतनगर सिटकुल है उसमें भी है। संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति के प्रारूप के कितने वाचन के बाद अंतिम रूप दिया गया था? 3 वाचन। किसी भी संवैधानिक आपके भारतीय संसद में आज भी किसी भी विधेयक पर 3 ही वाचन होते हैं, तो संविधान सभा ने भी उसे 3 वाचन के बाद पारित किया था। 26 नवंबर 1949 को जो विधि दिवस है, क्योंकि हमारा संविधान इसी दिन बनकर के तैयार हो गया था, और इसी दिन पर प्रायोगिक तौर पर संविधान के 15 अनुच्छेद लागू भी कर दिए गए। 15 अनुच्छेद उसी दिन लागू हो गए थे। कुछ नागरिकता से संबंधित थे, कुछ आपके निर्वाचन से संबंधित थे। 15 टोटल अनुच्छेद ऐसे थे जो उस दिन लागू हो गए थे। पूर्ण संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो 1949 को जिस दिन हम विधि दिवस मनाते हैं, इसी दिन हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ था, और इसी दिन संविधान के कुछ हिस्से को लागू भी कर दिया गया था। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय होता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होने की स्थिति में वो न्यायिक पुनरावलोकन भी कर सकता है, और अनुच्छेद 32 के तहत वो रिट जारी भी कर सकता है। तो क्योंकि हमारे यहाँ संसद तो नेगेटिव है, इसको कहा गया है कि आप मौलिक अधिकारों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और ना ही कोई ऐसी विधि या कानून बनाएंगे जिससे लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हो। यहाँ पूरा का पूरा जो मौलिक अधिकार है, इसके संरक्षण का जो संवैधानिक आपका उपाय दिया है, वो भारतीय न्यायपालिका को दिया गया है, भारतीय संविधान निर्माताओं के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, कानून विधि के समक्ष समानता कहाँ से ली गई है? विधि के समक्ष समानता हमारे मौलिक अधिकारों में समानता का एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है, जिसमें कहा गया है कि जो विधि है, कानून है, उसके लिए सभी लोग बराबर हैं, और विधि आपके किसी को भी विधि के उल्लंघन के बिना किसी भी तरह की सजा नहीं दी जा सकती। ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। अगला है, कौन सा एक संविधान संशोधन मतदान की आयु को घटाने से संबंधित है? मतदाता की आयु को, मतदान नहीं, मतदाता की आयु को घटाने से संबंधित है। ये आपका 61वां संविधान संशोधन है, 1989 में पारित हुआ था, जिसके तहत आपका इस संविधान संशोधन के तहत आपके जो शुरुआत में संविधान लागू होते समय हमारे देश में वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी। इस संविधान संशोधन के तहत ये आयु आपके घटा करके 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। तब से 18 वर्षीय है। 1989 से 61वें संविधान संशोधन द्वारा ये लाया गया था। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री से थे, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आपको कैसे लगे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल एसएस स्टडी के साथ लगातार बने रहिए। धन्यवाद।